नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ये खबर पता चल चुकी होगी कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो चुकी है और ईरान के लिए ये काफी दुखद रहा है। देश दुनिया के बड़े लीडर्स के द्वारा इसके लिए संवेदना भी व्यक्त की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ईरान को इस दुख की घड़ी में अपनी संवेदना व्यक्त की गई है। हालांकि यदि हम इब्राहिम रईसी के करियर की बात करें तो इनका करियर काफी विवादों से घिरा रहा है। इन्हीं के कार्यकाल में ईरान में एक हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोगों को गायब तक कर दिया गया। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति रहते हुए इनके कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ, ईरान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब ईरान ने इजरायल के ऊपर 300 से अधिक मिसाइलें दागी। साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज में इनको 1988 की एक घटना को लेकर के, इनके एक जजमेंट को लेकर के इनको बूचर ऑफ तेहरान भी कहा जाता है। तो ओवरऑल इनका पॉलिटिकल कैरियर काफी विवादों में रहा है। लेकिन इस समय जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह खमेनी, उनके ये काफी करीबी माने जाते हैं और ऐसा माना जा रहा था कि अयातुल्लाह खमेनी इब्राहिम रईसी को ही अपना सक्सेसर चुन सकते हैं। यानी खमेनी इब्राहिम रईसी को ईरान का सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर बनाना चाहते थे। लेकिन अब जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है तो इसकी वजह से ईरान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो चुका है। हालांकि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ईरान के जो वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोखबेर, उनको ईरान का एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है और आने वाले 50 दिनों के अंदर ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो देखना होगा कि ईरान का नया राष्ट्रपति अब कौन बनता है, क्योंकि इब्राहिम रईसी न सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति थे बल्कि ऐसा माना जा रहा था कि वो अयातुल्लाह खमेनी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भी बन सकते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह खमेनी, उनके ये काफी भरोसेमंद और करीबी माने जाते थे। हालांकि अयातुल्लाह खमेनी को बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा माना जा रहा था कि रईसी ही ईरान के सुप्रीम लीडर होंगे। तो यदि हम बात करें ईरान में सुप्रीम लीडरशिप की कॉन्सेप्ट की, तो इस समय ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो है अयातुल्लाह अली खमेनी, जो 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं और यह ईरान में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी यानी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के पास सरकार की सभी ब्रांचों के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है, जिसमें ईरान की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी शामिल होती है। इसके अलावा ईरान का ये जो सुप्रीम लीडर का पोस्ट है वो ईरान में एक हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी के रूप में भी काम करता है। साथ ही साथ ईरान का सुप्रीम लीडर ईरान के मिलिट्री का कमांडर इन चीफ भी होता है। साथ ही साथ ईरान का जो सुप्रीम लीडर होता है वो ईरान की इकोनॉमी में भी काफी इन्फ्लुएंस रखता है, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी के मेजर फाउंडेशन सुप्रीम लीडर के ही कंट्रोल में आते हैं, जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर की ईरान के इकोनॉमिक पॉलिसी में काफी इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी और मीडिया कंट्रोल भी ईरान के सुप्रीम लीडर के ही कंट्रोल में आता है और यह सब कुछ वर्तमान में कंट्रोल किया जाता है अयातुल्लाह अली खमेनी के द्वारा। यानी ईरान का जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी हो या जुडिशरी, इन सभी में ईरान के सुप्रीम लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। और ऐसे में जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनी अपने सक्सेसर का चुनाव लगभग कर चुके थे, जो थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तो उनकी इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु से ईरान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो चुका है। तो जिस व्यक्ति को अयातुल्लाह खमेनी ईरान का सुप्रीम लीडर चुनना चाहते थे, अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। इससे ईरान में ये जो एक सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट है और उसका जो एक सक्सेसर चुना जाना है, उसमें एक बड़ी समस्या आ चुकी है और इसकी वजह से देखिए ईरान में एक इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल भी शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी को काफी हार्डलाइनर माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि ईरान में ये इस्लाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी पॉलिटिक्स में आने से पहले ईरान की जुडिशरी का एक हिस्सा हुआ करते थे। यानी ईरान की जुडिशरी में इब्राहिम रईसी एक जज के रूप में काम करते थे और इनका इसको लेकर के एक लंबा करियर भी रहा है, क्योंकि जज के रूप में इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ईरान में ये जज के रूप में रहते हुए बहुत ही हार्ड पनिशमेंट देने के लिए जाने जाते थे, जिसमें फांसी की सजा जैसी चीजें भी शामिल हैं। इसके अलावा ईरान में इन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंट जुडिशियल पोजीशंस को भी होल्ड किया है, जैसे इब्राहिम रईसी ईरान के अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। इसके अलावा ईरान के यह डिप्टी चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और यह अपने कई जजमेंट्स को लेकर के वेस्टर्न कंट्रीज में बूचर ऑफ तेहरान के रूप में भी जाने जाते हैं। हालांकि ईरान में भी इनका विरोध होता रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में इनको बूचर ऑफ तेहरान इसलिए कहा जाता है कि जब 1988 में ईरान और इराक के बीच में वार खत्म हुई थी और उसके बाद जो ईरान में एक इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज उभर रहा था, जिसमें ईरान में कुछ मिलिटेंट अपोजिशन ग्रुप खड़े हो गए थे
जिसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के अगेंस्ट एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में खड़ा होने का खतरा बढ़ गया था। तो उससे निपटने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से एक फतवा जारी किया गया था, और फतवा यह था कि ईरान में जो इंसर्जेंट ग्रुप खड़े हो चुके हैं, जिसमें मेन रूप से पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन था, तो उनके मेंबर्स को कड़ी सी कड़ी सजा देने का और उनको एग्जीक्यूट करने का ये फतवा ईरान के सुप्रीम कमांडर की तरफ से जारी किया जाता है, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से जारी किया जाता है। और उस समय ईरान में जो जज इस केस की सुनवाई कर रहे थे उसमें इब्राहिम रईसी का भी नाम आता है। और ऐसा माना जाता है कि उस फतवे के बाद ईरान में पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे सदस्यों को, माना जाता है कि 4 से 5 हजार सदस्यों को, हालांकि इसकी एग्जैक्ट कोई गणना नहीं है, तो उनको एग्जीक्यूट किया गया था, उनको फांसी पर लटका दिया गया था। और इस चीज को लेकर के ईरान का पूरी दुनिया में विरोध हुआ था और अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए गए थे। इसके अलावा अभी भी जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद रईसी थे तो भी उनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा रखा था। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि हाल के समय में ईरान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला है, वो है हिजाब प्रोटेस्ट। ईरान में हिजाब महिलाओं के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तरह काम करता है और इसका विरोध करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और महिलाओं को इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के लिए ईरान में अलग से एक हिजाब पुलिस भी है। तो ईरान में ये जो हिजाब प्रोटेस्ट है उसकी शुरुआत भी होती है इसी पुलिस की कार्रवाई से, जो ईरान में एक महिला जिसका नाम था महसा अमीनी, जिसने प्रॉपरली हिजाब पहन नहीं रखा था। तो ये जो ईरान की हिजाब पुलिस है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है और बहुत ही ब्रूटली उस महिला के साथ मारपीट किया जाता है, जिससे उस महिला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ईरान में एक बहुत बड़ा हिजाब प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें ईरान में लाखों महिलाएं सड़क पे आ जाती हैं और अपने हिजाब को जलाती हैं। और ये सारा प्रोटेस्ट इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में ही होता है और इस प्रोटेस्ट को इब्राहिम रईसी की सरकार के द्वारा ब्रूटली दबाने का प्रयास किया जाता है, जिसमें सैकड़ों महिलाओं की मृत्यु होती है और कई महिलाओं को गायब तक कर दिया जाता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि इस समय इजरायल और हमास के बीच में वार चल रहा है। ये युद्ध भी इब्राहिम रईसी के ही कार्यकाल में शुरू होता है, क्योंकि ईरान ऐसा माना जाता है जो कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोहियों और मिडिल ईस्ट में अन रिबल्स को सपोर्ट करता है। और ऐसे में जब हमास और इजरायल के बीच में वार शुरू हो जाती है तो ऐसे में ईरान के द्वारा इन सभी आतंकवादी गुटों को समर्थन दिया जाता है और इजरायल को ईरान की तरफ से हमले की धमकी भी दी जाती है। और ये सब कुछ हो भी जाता है जब इजरायल के द्वारा सीरिया में ईरान के एम्बेसी के ऊपर हमले किए जाते हैं, जिसमें ईरान के कई मिलिट्री कमांडर्स और कई ऑफिसर्स की मृत्यु होती है। उसके बाद ईरान की तरफ से पहली बार इजरायल के ऊपर हमला किया जाता है। ईरान के द्वारा इजरायल के ऊपर 300 से भी ज्यादा मिसाइलों से हमला किया जाता है और ये सब कुछ भी पहली बार इब्राहिम रईसी की ही कार्यकाल में होता है। तो देखिए, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जो कैरियर रहा है, चाहे वो जुडिशियल कैरियर रहा हो चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर, वो काफी विवादों में रहा है। और चूंकि ईरान में ये हार्डलाइनर के रूप में जाने जाते थे, इसलिए ये ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी के एक विश्वास पात्र भी थे। हालांकि यदि हम भारत के हिसाब से देखें तो भारत के साथ ईरान के रिलेशंस को इम्प्रूव करने में इनकी काफी भूमिका रही है और इसको एक्नॉलेज किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। जैसे ही ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की सूचना मिली, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया था। इसके अलावा जैसे ही ये कंफर्म हो गया कि इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो चुकी है, तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया और उसमें ये कहा गया कि भारत इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और ईरान के रिलेशंस को मजबूत बनाने में इब्राहिम रईसी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि इसी महीने में भारत और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के एक बड़ी डील साइन हुई और इस डील के तहत भारत ईरान के इस चाबहार पोर्ट को लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के जरिए मैनेज करेगा। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट और अन्य देशों के लीडर्स के तरफ से भी ईरान को इसके लिए शोक संवेदना व्यक्त की गई है। अब रही बात ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु की कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है, तो ये तो आप सभी जानते हैं कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई है और ये हेलीकॉप्टर उस एरिया से उड़ान भर रहा था जहां पे मौसम बहुत ज्यादा खराब था। तो इसकी वजह से संभावना है कि एक पायलट एरर की वजह से ऐसी दुर्घटना हुई होगी। लेकिन यदि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें कि क्या इस दुर्घटना के पीछे कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो उसके पीछे देखिए किसी भी चीज को लेकर के कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संभावना जताई जा सकती है कि एक तो हो सकता है कि ईरान में एक इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा हो, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति को ही ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाना था। तो ऐसे में ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। और दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये मानी जा सकती है कि ईरान अब एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काफी नजदीक पहुंच चुका है। तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कही जा सकती है कि जो देश नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, तो इसमें उनका हाथ हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ केवल और केवल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, इनके बारे में सर्टेन होकर के कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
हालांकि ईरान के द्वारा इस पर जांच जरूर किया जाएगा कि ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना कैसे हुई, तो उसमें ज्यादातर चांस है कि यही दिखाया जाए कि मौसम खराब होने की वजह से, पायलट एरर की वजह से ही ये दुर्घटना हुई होगी। और यदि कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसमें हुई भी होगी तो उसके सामने आने की संभावना बहुत ही कम ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ईरान के राष्ट्रपति की इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु और उनके जुडिशियल और पॉलिटिकल करियर के बारे में आप क्या क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ भारत और ईरान के रिलेशंस को मजबूती देने में इनका जो योगदान है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्नॉलेज किया है, उस पर आपके क्या विचार है उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।